हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गौतम क्लासेस में। वर्ण विचार पर आज ये हमारा तीसरा और अंतिम टॉपिक है। इससे पहले दो टॉपिक मैं बना चुका हूँ, दो इसके जो भाग हैं, एपिसोड हैं, पूर्ण हो चुके हैं, जिनके अंदर मैंने मूल वर्णों की संख्या कितनी है, मानक वर्णों की संख्या कितनी है, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, संयुक्ताक्षर क्या है, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ताड़न जात वर्ण, जितने भी है सभी विषयों पे मैं बात कर चुका हूँ। अब दो विषय इसमें बचते हैं, उन विषय पे हम चर्चा करते हैं। वर्णों का जो दो प्रकार का और वर्गीकरण बचा है वो कौन सा है? इनमें से पहला है घोष के आधार पर। घोष के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। घोष के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? सबसे पहली बात कि घोष का अर्थ क्या होता है? घोष का अर्थ होता है कंपन या गर्जन। घोष का अर्थ है कंपन, अर्थात ये जितने भी वर्ण हैं इनकी संख्या है 44। इन 44 वर्णों को कंपन या घोष के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पहला अघोष वर्ण, दूसरा सघोष वर्ण। अब देखिए, घोष का अर्थ है कंपन, और इतना आपको पता है कि जहां पर अ लग जाता है, अ का अर्थ होता है नहीं, अर्थात घोष नहीं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण के समय गर्जन या कंपन पैदा नहीं होता वो अघोष है। जिनका उच्चारण करते समय कंपन पैदा होता है गले के अंदर या हमारे उच्चारण के अंदर, उन्हें हम सघोष कहते हैं। अर्थात कंपन के बिना और कंपन के सहित। अब ये वर्ण कौन कौन से हैं? यहां पर मैंने कुछ बातें क्लियर कर दी हैं कि ये स्वर है, ये पहले स्पर्श व्यंजन है 25, और ये अंतस्थ व्यंजन है 4, और ये श श स ह ऊष्म व्यंजन है। और क्ष त्र ज्ञ की मैंने बात नहीं की, वो इस श्रेणी में नहीं आते क्योंकि वो संयुक्ताक्षर हैं, उनको मैंने पिछले एपिसोड में समझा दिया है। यहां पर हम केवल 44 वर्णों की बात करेंगे, और हिंदी भाषा के जो मूल वर्ण हैं उनकी संख्या 44 है। हिंदी भाषा के मूल वर्णों की संख्या 44 है। अब इन 44 को मैं अघोष और सघोष बता रहा हूं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले अघोष। अघोष में आप देखिए, यहां पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, मैं यहां पर संख्या लिख रहा हूं 1 2 3 4 5। ये नियम केवल यहां तक लागू होता है क्योंकि पहले जो 5 वर्णों वाली पंक्तियां हैं, ये क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनको हम ये 1 नंबर पंक्ति ले रहा हूं, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। अब देखिए, अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? अघोष वर्ण है 1 नंबर और 2 नंबर, यानी कि ये और ये 10 हो गए। ये कितने हो गए? 10। इसके बाद श, मूर्धा श और स, ये कितने हो गए? 3। टोटल हो गए 13। अघोष वर्ण कितने होते हैं? 13। कौन कौन से? ये 2 पंक्तियां और 1 2 3, यानी कि इनका उच्चारण करते समय गले के अंदर कंपन या गर्जन पैदा नहीं होती। इसके बाद सघोष क्या है? जो बच गया है वो सघोष है। जैसे क्या बचा है? 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और य, र, ल, व और एक ह,
इसके बाद सभी स्वर, ये कितने हो गए 11 और 5 16, 16 और ये 15 कितने हो गए 31, ये हो गए 44 यानी कि 44। प्रैक्टिकली देख लीजिए, अघोष सघोष, जब हम क ख का उच्चारण करते हैं तो गर्जन पैदा नहीं होती, फिर ग घ ङ करते हैं तो उसके अंदर गर्जन पैदा होती है। इसलिए ये हमने अघोष और सघोष वर्णों के अनुसार हमने वर्णों को बांटा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं अगली बात आपके सामने करने जा रहा हूं। अगला इसमें विषय, अंतिम विषय क्या बचा है? वो बचा है प्राण वायु। प्राण वायु के आधार पर प्राण वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, ये भी इन्हीं 44 में से मूल वर्णों में बांटा जाएगा। इसमें हम मानक वर्ण 56 या 52 नहीं ले सकते। जो 44 मूल वर्ण हैं उन्हीं में से हम इनको बांटेंगे। प्राण वायु, वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी कितनी वायु खर्च होती है या मुख से कितनी वायु बाहर आती है, उस हिसाब से वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? पहला अल्प प्राण, अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अर्थात कुछ वर्णों का उच्चारण करते समय कम वायु खर्च होती है या कम वायु बाहर आती है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। कुछ वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से ज्यादा वायु बाहर आती है या ज्यादा वायु खर्च होती है, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। अब ये वर्ण है कौन कौन से देखिए जरा। अब पहले अल्प प्राण कौन कौन सा है? 1 3 5। ये बात आप समझ गए होंगे कि 1 3 और 5। उसके बाद सभी अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? ये वाले य र ल व, चारों अंतस्थ व्यंजन। और सभी स्वर, सभी स्वर भी क्या होते हैं? अल्प प्राण। सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। तो इस हिसाब से 15 ये हो गए, 15 4 19, 19 और 11 30, ये हो गए 30। महाप्राण कौन कौन से हैं? अब क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया 2 नंबर और 4 नंबर, और एक बचा है ऊष्म व्यंजन, श, मूर्धा श, स, ह। इतने ही बचे हैं। ये 5 और 5 10 और 4 14 ये हो गए। फिर चेक करें, 30 और 14 44। अब थोड़ा प्रैक्टिकली भी चेक कर लीजिए। मैंने कहा है कि ये पहली पंक्ति अल्प प्राण है, एक एक छोड़ करके, अल्प महा, अल्प महा, अल्प। इसको चेक कीजिए कैसे। अल्प का मतलब हमने बोला क, फिर हमने बोला ख, ज्यादा वायु बाहर आई। फिर हमने बोला ग, कम वायु बाहर आई। मैंने बोला घ, ज्यादा वायु बाहर आई। फिर मैंने बोला ङ। तो अब आप समझ गए होंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण का अर्थ क्या होता है। जब हम किन्हीं जिन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं तो जहां प्राणवायु अधिक आती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं, जहां प्राणवायु कम बाहर आती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। उम्मीद है कि वर्ण विचार से संबंधित सभी आपके जो बातें हैं, विचार हैं, वो स्पष्ट हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी आशा के साथ और लोग भी इस कक्षा के साथ जुड़िए। धन्यवाद।